आप सभी को नमस्कार। मैं संजय तिवारी और आपका बैंकिंग गाइड चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस की। तो अ, आपको मैं एक बात बता दूं इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक बहुत ही एक्सटेंसिव और लेंदी टॉपिक है, और हो सकता है कि मैं जितनी भी कोशिश करूं वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाटा हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और एग्जामिनर्स के लिए बहुत ये फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, और मैं तो कहूँगा बार बार 3 बार 4 बार जब टाइम मिले इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो इसी भूमिका के साथ चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि कैटेगरीज कौन कौन सी है प्रायोरिटी सेक्टर में। तो सबसे पहले टोटल 8 कैटेगरीज है: एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ये अदर्स भी एक कैटेगरी, हम देखेंगे कि अदर्स में क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स, लेट अस सी व्हाट आर द टारगेट्स एंड सब टारगेट्स। तो for this, when I am talking only about domestic commercial banks and foreign banks with more than 20 branches. I am excluding RRBs and small finance banks जिनका अलग टारगेट्स होते हैं। तो फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विथ मोर देन 20 ब्रांचेस, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट इज 40%। अब ये सब आपको याद रखना है, 40%। बट आई हैव पुट एन एस्टेरिक मार्क हियर। ये एस्टेरिक मार्क का मतलब है ये 40% किसका है, तो इट इज़ 40% ऑफ ANBC। ANBC इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके लिए पूरा अलग से एक वीडियो बन सकता है, इतना ये वाइड टॉपिक है। और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। तो जहाँ जहाँ ये दिखेगा टारगेट्स आपको, इट इज़ लिंक टू दिस ओनली। So now for total priority sector it is 40%, agriculture 18%, micro enterprises. Now my dear friends, there is no separate target for MSME. So the only target that RBI has given is for micro enterprises under the category of MSMEs. So for micro enterprises the target is 7.5%, and for weaker sections we will see in detail what comprises weaker sections. So here target is 12%. So now before I go further into all those subheads and sub priority sector, one important thing that we have to remember, क्योंकि अभी देखिए क्या है कि कंट्री में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए RBI ने एक ये नए गाइडलाइंस जो दिए उसमें दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स विल बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर। और उस आधार पे उन्होंने एक बाइफर्केशन किया है कि जहां पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेस देन 6,000 है, और जहां पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मोर देन 25,000 है, वो दो तरह की डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया है। तो जहां लेस देन 6,000 होगा पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वहां पे अगर बैंक लेंड करेंगे तो वहां पे अगर 10,000 आप देते हैं तो उसको 12,500 मतलब 125% वेट दिया जाएगा। और जहां पे ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर में काफ़ी काम हो चुका है तो वहां वेट घटा दिया गया है, इट विल बी ओनली 90%। मतलब आप 10,000 लोन देंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर में 9,000 ही गिना जाएगा। सो दिस इज़ इसका एडजस्टमेंट्स RBI करती है, जो आप रिपोर्टिंग होता है RBI को डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो उस हिसाब से प्रायोरिटी सेक्टर का आपका अचीवमेंट को कम बेसी कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस डिस्ट्रिक्ट में आपने ज़्यादा फाइनेंस किया। फिर आते हैं अब जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है दैट इज एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर में वही कैटेगरीज होती हैं जो कंट्री के लिए प्रायोरिटी है। सो एज ऑल ऑफ यू नो, हमारा देश में लगभग 60% लोग एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंडेंट हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टिल इट रिमेन्स द प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर गवर्नमेंट एंड कंट्री। सो नाउ यू कैन सी अंडर एग्रीकल्चर, अब देखते हैं। तो सबसे पहले फार्म क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स। तो इंडिविजुअल फार्मर्स में कौन कौन आएगा, तो प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा, SHG, JLG, इंडिविजुअल फार्मर तो आएंगे ही। So those who are directly engaged in agriculture and allied activities. Allied activities means
एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर लाइक डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के साथ की जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स जो फार्म क्रेडिट होगा उसमें कोई लिमिट नहीं दिया गया, अपर लिमिट नहीं दिया गया कि इतने तक प्रायोरिटी सेक्टर में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, पूरा का पूरा प्रायोरिटी सेक्टर होगा, कोई भी अमाउंट। बट अगर हम वही फार्मर्स को प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट अगर लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे कैप कर दिया गया। अगर इट इज़ अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स और ई नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट अगर दिया है तो लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से 75 लाख तक, 75 lakhs तक इट विल बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर, एंड इफ इट इज अगेंस्ट सिंपल वेयर हाउस रिसीट्स देन it will be up to 50 lakhs will be treated as priority sector. So this is the latest guideline. So otherwise for individual farmers there is no upper cap, but यहाँ पे upper cap डाला हुआ है. Then coming to farm credit to corporate farmers, कौन कौन आएगा? Farmer producer organizations, companies of individual farmers, partnership firm, cooperative of farmers, तो ये तमाम लोग हैं. तो यहाँ पे देखिए कैप दे दिया है, ₹2 crore पर बोरिंग एंटिटी विल ओनली बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर. उसके ऊपर होगा तो प्रायोरिटी सेक्टर नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनके केस में 5 करोड़ तक प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा, ओनली फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है वो डिटेल में एक अलग से वीडियो बन सकता है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. बट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स फार्मर्स का एक कोऑपरेटिव जैसा ही ढांचा है, लेकिन इट इज़ गिवन अ कॉरपोरेट और लिमिटेड कंपनी की तरह उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है. तो ये शॉर्ट में है. सो फॉर देम इट इज़ 5 करोड़, फॉर अदर्स इट इज़ 2 करोड़. सो ऑल दीज 2 करोड़, 5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है. देन कमिंग टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीसरा. तो हमने देखा फार्म क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल्स, देन फार्म क्रेडिट फॉर कॉर्पोरेट्स, देन कमिंग टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे 100 करोड़ की लिमिट है, अपने बस लिमिट याद रखें. अब इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर शेड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा एंड द लिमिट इज 100 करोड़. देन कमिंग टू एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज में 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स. कौन से स्टार्टअप्स? विच आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो वहाँ पे. एंड देन लोन टू फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग में 100 करोड़. सो यू कैन सी 100 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग में 100 करोड़ तक एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा. सो नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. उसको डिफाइन किया गया है बिकॉज यू मस्ट हैव सीन माय डियर फ्रेंड्स व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट टारगेट्स दैट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सी हियर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स देयर इज अ सेपरेट टारगेट ऑफ 10% अंडर एग्रीकल्चर. मतलब 10% 18 में से हमको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही देना है. तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में अब कौन आएगा ये यहाँ डिफाइन किया. मार्जिनल फार्मर मतलब लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर. स्मॉल फार्मर्स मतलब लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर बट अप टू 2 हेक्टेयर. देन लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, टेनेंट फार्मर्स, रूरल लेसी, शेयर क्रॉपर्स, जिनका लैंड होल्डिंग विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल. देन स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स डायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. एंड देन लोन अप टू 2 lakh टू इंडिविजुअल्स इन एंगेज्ड इन अलाइड एक्टिविटीज. सोलली एंगेज्ड मतलब वो दूसरा खेती नहीं करते, लेकिन 2 लाख तक अगर आप उनको देते हैं अलाइड एक्टिविटीज के लिए तो वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में ही गिने जाएंगे. Then coming to lending by banks to NBFC and MFI. NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, MFI माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो उनके लिए उनको अगर हम बैंक्स लोन देते हैं तो उसको भी एग्रीकल्चर में गिना जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाला हुआ है कि 10 लाख पर बोरोवर वो ऑन लेंडिंग करेंगे. मतलब जो MFI या NBFC को आप लोन दे रहे हैं वो 10 लाख तक मैक्सिमम पर बोरोवर लोन देंगे, तो हम उसको एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर में गिनेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर. नाउ कमिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. हियर इट इज वेरी वेरी सिंपल. जो भी MSMEs
जो लेटेस्ट डेफिनेशन जो 1 जुलाई 2020 को दिया गया है एमएसएमई का डेफिनेशन, लेटेस्ट डेफिनेशन को कंफर्म करते हैं, उनको अगर आप लोन दे रहे हैं तो पूरा का पूरा लोन प्रायोरिटी सेक्टर जो 40% है उसमें गिना जाएगा। तो यहाँ पे कंपोजिट क्राइटेरिया बनाया गया जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड और इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। तो दो चीज़ों पे क्राइटेरिया, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा एनुअल टर्नओवर। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड एंटरप्राइजेज रेंडरिंग सर्विसेज, इसमें माइक्रो कौन होंगे? तो जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 1 करोड़ और जिनका एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। तो आपको 1 करोड़ 5 करोड़ याद रखना है माइक्रो के लिए। स्मॉल के लिए वही हो जाएगा 10 करोड़ 50 करोड़। तो आप देखिए 1 5 है, यहाँ 10 50 है। और फिर तीसरा मीडियम एंटरप्राइजेज में 50 और 250। तो आप देख सकते हैं कि सभी में 5 गुना है, जितना आपका लिमिट होगा उसका 5 गुना आपका टर्नओवर है। और वो क्यों है, वो गवर्नमेंट ने तय किया है, तो हमको इसको याद रखना है। बट हमारे याद रखने के लिए हमको बहुत आसान है, 1 5 10 50 50 250, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन में जो भी आप एमएसएमई को लोन देंगे वो 40% जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें आएगा। बट माइक्रो के लिए ज़्यादा टारगेट है, 7.5 है, तो वो माइक्रो में हमको ज़्यादा पैसा देना है। देन कमिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस जो नाउ दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबी एंड यूसीबी, तो वहाँ वो भी अगर है तो इट विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देते हैं तो उसमें वो प्रायोरिटी सेक्टर में भी माइक्रो एंटरप्राइजेज जो 7.5% का टारगेट है उसमें आएगा। ये फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस क्या है इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। नाउ कमिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में अदर फाइनेंस क्या क्या है। तो अदर में यहाँ भी स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ की लिमिट है, इफ़ इट इज़ द स्टार्टअप इज़ इन एमएसएमई सेक्टर। एग्रीकल्चर में भी आपने देखा होगा कि 50 करोड़ स्टार्टअप के लिए लिमिट है, यहाँ भी एमएसएमई में भी 50 करोड़ स्टार्टअप के लिए लिमिट है। एंड बाकी अदर्स में क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अंडर जनरल क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार कार्ड, वीवर्स क्रेडिट कार्ड, तो तमाम कार्ड है उन पे जो लोन दिया है वो भी आपका माइक्रो स्मॉल में आएगा। फिर पीएमजेडीवाई जो है उसमें जो ओडी दिया जाएगा वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में गिना जाएगा। एंड देन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स विद सीडबी मुद्रा ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल जो डिपॉजिट करेंगे बैंक, वो भी इसमें गिना जाएगा। सो दिस इज अबाउट एमएसएमई। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट में सिंपल है, एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। तो उसमें क्या है कि इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रीसीडिंग ईयर से इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट कितना बढ़ना चाहिए, 2% ऑफ एनबीसी और सी। तो 2% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ एक्सपोर्ट क्रेडिट में होना चाहिए। लेकिन वो कौन से एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे, जिनका अपर कैप जो दिया गया 40 करोड़ पर बोरोवर लिमिट होगा, सैंक्शन लिमिट 45 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, और तो उसको एक्सपोर्ट क्रेडिट में गिना जाएगा। और टारगेट क्या है कि 2% इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। और इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या गिना जाएगा, तो प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो ये इसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन एक्सपोर्ट क्रेडिट जो क्या गिना जाएगा, तो प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट विल बी कंसिडर्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट। देन एजुकेशन लोन, वेरी वेरी सिंपल, 20 लाख रुपया फॉर लोन्स फॉर इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज जो लेंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। हाउसिंग, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स विथ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव। मेट्रोपॉलिटन सेंटर किसको माना जाएगा, विथ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव। तो ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और दूसरा अदर सेंटर्स है, मतलब अदर देन मेट्रोपॉलिटन जो होगा वो अदर सेंटर्स होगा। तो दोनों जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर में लोन अप टू 35 लाख एंड वैल्यू ऑफ ड्वेलिंग यूनिट अप टू 45 लाख, वो प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा।
तो मतलब लोन 35 लाख तक गिना जाएगा, और जो मकान का ओवरऑल वैल्यू होगा, चाहे कंस्ट्रक्शन मिला के या डायरेक्ट परचेज कर रहा, इट शुड नॉट एक्सीड 45 लैक्स। एंड वही रिपेयर्स रिनोवेशन का जो लोन होगा वो 10 लाख तक मेट्रोपॉलिटन एरिया में प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा। सो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए 35 लाख तक लोन, रिपेयर्स रिनोवेशन के लिए 10 लाख तक लोन। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट, वैल्यू ऑफ ड्वेलिंग यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 45 लैक्स। ये मेट्रोपॉलिटन सेंटर। अदर सेंटर्स के लिए लोन इज 25 लाख एंड वैल्यू ऑफ ड्वेलिंग यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 30 लैक्स। तो यहाँ पे रिपेयर्स इनोवेशन के लिए इट इज़ 6 लैक्स। ठीक है, तो ये है। देन हाउसिंग लोन टू बैंक्स ओन एम्प्लॉयज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ये हमको याद रखना होगा कि बैंक एम्प्लॉयज का जो हाउसिंग लोन है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर। देन हाउसिंग में बैंक लोन टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स। किसी गवर्नमेंट एजेंसी को अगर बैंक लोन दे रही है, या स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन के लिए कोई गवर्नमेंट एजेंसी वो लोन ले रही है, उसमें एक कारपेट एरिया का क्राइटेरिया रखा है कि कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो ड्वेलिंग यूनिट्स बनेंगे स्लम ड्वेलर्स के लिए या गरीब लोगों के लिए। तो वो अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी को हम लोन दे रहे हैं वो बनाने के लिए, तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर अंडर हाउसिंग लोन। देन बैंक लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वो प्राइवेट पार्टीज़ को अगर हम दे रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, उसमें लेकिन उसमें क्या है कि 50% ऑफ FAR जो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है कि जितना प्लॉट है उसमें 50% कम से कम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे जो कारपेट एरिया है शुड नॉट बी मोर देन 60 स्क्वायर मीटर। तो हर देखिए दोनों जगह पे कारपेट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो 60 स्क्वायर मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर में गिनेंगे। इसके अलावा अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बैंक लोन दे रहे हैं तो वहाँ ऑन लेंडिंग अगर बैंक वो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो 20 लाख से ज़्यादा लोन नहीं करेगा, तो उसको हम हाउसिंग लोन में प्रायोरिटी सेक्टर में गिनेंगे। एंड देन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स विथ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये हाउसिंग के बारे में है। तो इसके बाद हम चलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर। अभी कोविड के बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए अमाउंट बढ़ा दिया गया है, इट इज़ 10 करोड़ पर बोरोवर। ठीक है, सो कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी कोई हॉस्पिटल, लेकिन कहाँ पे बना रहा हो, टायर 2 टू टायर 6 सिटीज़ में, छोटे शहरों में अगर बनाता है तो वहाँ पे 10 करोड़ पर बोरोवर जो है प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा। तो देन कमिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इट इज़ 30 करोड़ पर बोरोवर। ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स, विंड मिल, तो ये तमाम जो रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता होगा अभी इस पर गवर्नमेंट का बहुत ये है, तो इसी की वजह से इसमें 30 करोड़ है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड मान लो रूफटॉप वगैरह लगाना चाहते हैं तो 10 लाख तक प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा। देन कमिंग टू अदर्स, ये लास्ट क्राइटेरिया है जो हम लोगों ने देखा 8 के सेक्टर्स प्रायोरिटी के, तो उसमें ये 8वां क्राइटेरिया है। तो अदर्स में मैंने बोला था कौन कौन आता है बताएंगे अलग से। तो अदर्स में कौन आएगा, तो लोन्स नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, किसको लोन दिया, टू इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ SHG। और कौन से इंडिविजुअल होंगे जिनको हम 1 लाख तक लोन देंगे तो अदर्स में गिना जाएगा। तो जिनका जो रूरल एरिया में अगर होंगे तो 1 लाख से ज़्यादा उनका एनुअल इनकम ना हो, और जो नॉन रूरल एरिया में हो उनका 1,60,000 से ज़्यादा एनुअल इनकम ना हो। अगर उनको 1 लाख तक लोन दे रहे हैं तो वो अदर्स क्राइटेरिया में जाएगा। देन 2 लाख टू SHG, अगर किसी SHG को या JLG को हम लोन दे रहे हैं अप टू 2 लाख, देन दैट इज अदर्स। देन 1 लाख पर बोरोवर, तो इंडिविजुअल की जब बात आएगी तो 1 लाख, तो वहाँ पे डिस्ट्रेस पर्सनस को अगर लोन दे रहे हैं टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स तो वो आएगा। देन ₹50 करोड़ टू स्टार्टअप, तो आपने देखा स्टार्टअप में एग्रीकल्चर में भी 50 करोड़ है, MSME में भी 50 करोड़ है और अदर्स में भी 50 करोड़ है। तो अदर देन एग्रीकल्चर या MSME का कोई स्टार्टअप है
तो उसमें भी 50 करोड़ तक प्रायोरिटी सेक्टर में अदर्स क्राइटेरिया में आएगा। एंड देन अदर देन डैट अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन SC/STs का है, उनको भी अगर हम लोन दे रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स और मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, तो वो भी अदर्स में गिना जाएगा। Then coming to weaker sections, so weaker sections you know the target is 12%। तो weaker sections सभी क्राइटेरिया में होंगे। फार्मर्स में देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर कंसिडर्ड वीकर सेक्शंस। देन MSME में आर्टिशंस, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज जहाँ इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। देन बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विल बी वीकर सेक्शन। देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कहीं भी किसी भी क्राइटेरिया में अगर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को दे रहे हैं तो इट इज़ वीकर सेक्शन। देन बेनिफिशियरी ऑफ DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 4% पे हम लोन देते हैं, वो है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वीकर सेक्शन। देन डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स वीकर सेक्शन, डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स वीकर सेक्शन। देन इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी जिनका 1 लाख तक लोन हम दे रहे हैं तो इट इज़ वीकर सेक्शन। देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज वीकर सेक्शन। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होंगे डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से, वो वीकर सेक्शन। देन ओवरड्राफ्ट अंडर PMJDY इज वीकर सेक्शन। सो ये 12 क्राइटेरिया है वीकर सेक्शन का और 12% इनका टारगेट भी है। देन मिसलेनियस कुछ चीज़ें जो हमको याद रखनी है, जो प्रायोरिटी सेक्टर बैंक्स टारगेट नहीं कर पाते हैं, वो टारगेट पूरा करने के लिए कुछ रास्ते RBI ने बनाया है। उसमें इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या है ये अपने आप में बड़ा विषय है, बट शॉर्ट में मैं बता दूं तो कुछ बैंक्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके और मार्केट में सेल करते हैं। एंड दैट्स पोर्टफोलियो इफ इट इज़ परचेज बाय अनदर बैंक, जो कि इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, तो देन इट इज़, वो कौन सा पोर्टफोलियो को सिक्योरिटाइज कर रहा है, तो प्रायोरिटी सेक्टर का पोर्टफोलियो। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से पोर्टफोलियो आएंगे वो आप पहले देख चुके हैं। तो उनमें से कोई भी पोर्टफोलियो अगर सिक्योरिटाइज करके मार्केट में बेचा जा रहा है और कोई दूसरा बैंक अगर इन्वेस्ट करता है तो इनडायरेक्टली वो बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। देन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट और आउटराइट परचेज। डायरेक्ट प्रायोरिटी सेक्टर के एसेट्स कोई दूसरा बैंक खरीद ले रहा है या उस पर असाइनमेंट ले रहा है तो देन वो भी किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कैप भी दिया है कि ओवरऑल जो है MCLR प्लस 10%, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ये जो भी सेल हो रहा है। देन IBPC बोलते हैं इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, तो इनमें भी इन्वेस्ट करके बैंक्स कैन कंप्लीट देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। तो इसमें क्या होता है, कुछ बैंक्स मान लो ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर कर दिए हैं तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो है फ्लोट करते हैं मार्केट में ताकि दूसरे बैंक कर ले, तो और उसमें इनको पैसा मिलता है दूसरे। तो ये सेफ एवेन्यू है जो प्रायोरिटी सेक्टर ज़्यादा किए उनको पैसे कमाने के लिए। देन कमिंग टू PSLC भी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये भी एक तरीका है प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा करने का, और जिनका ज़्यादा है उनको मार्केट में लेंड करने का, मार्केट से पैसा लाने का। देन बैंक लोन टू MFIs, देन बैंक लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जहाँ 2 लाख 20 लाख पर बोरोर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमने वहाँ देखा था 20 लाख पर बोरोर ही लिमिट है। देन कैप ऑन लेंडिंग, ये भी दिया हुआ है, मतलब अगर मान लो हम NBFC को दे रहे हैं फॉर ऑन लेंडिंग तो ओवरऑल 5% से ज़्यादा नहीं। अब पता चला कि आप NBFC से ही पूरा टारगेट करने का कोशिश करोगे तो ये नहीं है, आपको इंडिविजुअल बोरोवर्स को भी देना है, इसीलिए ये कैप रखा गया। देन को लेंडिंग ऑफ लोन्स बाय बैंक्स एंड NBFCs फॉर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। तो अभी ये को लेंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि बैंक और NBFC मिल के जैसे लोन देंगे, तो वहाँ भी प्रायोरिटी सेक्टर, अगर प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड किया जा रहा है, को लेंडिंग हो रहा, तो वो भी आएगा। देन मॉनिटरिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स जो है वो RBI क्वार्टरली बेसिस पे मॉनिटरिंग करती है। और अब अंतिम बात कि अगर टारगेट नहीं होता है प्रायोरिटी सेक्टर का तो क्या होगा, तो शॉर्टफॉल जो है वो पैसा जो है बैंक्स को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो नाबार्ड के द्वारा बनाया हुआ फंड है, उसमें डालना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसका नुकसान ये होता है बैंक को कि ये पैसा कई सालों के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है
तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है दे हैव हाई जेस्टेशन पीरियड। तो 10 साल, 12 साल, 15 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो वहाँ पैसा ब्लॉक हो जाता है बैंक का। एंड द रिटर्न ऑल्सो इज़ वेरी नॉमिनल। वो आरबीआई वहाँ रेट तय करती है, इट इज़ वेरी नॉमिनल रिटर्न। सो एक तरह से बैंक का फंड ब्लॉक होता है एंड द रिटर्न इज ऑल्सो नॉट वेरी अट्रैक्टिव। नेचुरली इफ इट इज़ अ पनिशमेंट इट कैन नॉट बी अट्रैक्टिव। एंड देखिए दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू RIDF और एनी अदर फंड्स, टेन्यूर ऑफ डिपॉजिट शैल बी फिक्स्ड बाय RBI। तो रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स करता है एंड रिटर्न इज नॉट अट्रैक्टिव। ऑफ कोर्स इफ इट इज अ पनिशमेंट इट कैन नॉट बी अट्रैक्टिव। So this is all about priority sector lending, friends. Thank you very much. And once again, I will suggest you that it is a very lengthy and very complicated subject. Uh, Please go through the video again and again to remember some of the targets and some of the upper limit caps and all those things given in various categories of priority sector. So that you can remember those facts and you can answer the questions correctly. And I am telling you, this topic is darling of examiners. जो पेपर सेट करते हैं उनको इसमें इतना मसाला मिलता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो once again thank you very much. Please subscribe to the channel and share with your friends. If you like the video, please give your likes, and also if you have any questions, please put your questions in the comment section. Thank you very much, and also give your suggestions. Thank you. Thanks a lot.